प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए जड़ पर विशेष रूप से नोट्स बनाकर आपको समझाने जा रहे हैं। आप इसे भली भांति समझिए, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है और बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग जड़ क्या है इसके विषय में जानते हैं। तो जड़ क्या है? यह भूमिगत भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जब बीज का अंकुरण होता है तो दो भाग होता है, एक मूलांकुर जो नीचे की ओर जाता है और एक होता है प्रांकुर। तो इसी को कहते हैं मूलांकुर वाला भाग जो होता है, मूलांकुर से ही जड़ बनते हैं। जैसे ये बीज है तो बीज का शुरू वाला अंकुरण जो होता है, ये नीचे वाला भाग को कहते हैं मूलांकुर, इसी का नाम है मूलांकुर। और एक ऊपर का भाग होता है जिसको कहते हैं प्रांकुर। तो ये प्रांकुर है, ये प्रांकुर है, इसको रेडिकल कहते हैं, प्रांकुर, इसको मूलांकुर कहते हैं, मूलांकुर। तो मूलांकुर जो भाग है इसी से जड़ बनते हैं, ठीक है। और जड़ बनने का जो भाग है तो ये रेडिकल या मूलांकुर से बनता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, जड़ में पत्ती, संधि, पर्वसंधि एवं कली नहीं पाया जाता है। ध्यान रखेगा, संधि ये सब किसका पहचान है? ये तना का पहचान है। संधि, पर्वसंधि और कली ये सब तना का पहचान है। तो ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें जो दूसरा चीज़ है, इसके अग्रभाग में एक रूट कैप होता है, एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। जो स्पेशली इसमें एक म्यूसिलेज नामक चीज़ पाया जाता है जो चिकनाई पैदा करता है इसमें, और इसको ज़मीन के अंदर घुसने में, प्रवेश करने में, छेद करने में मदद करता है। तो इस तरह से इसका काम है, ये एक ज़मीन को छेद करना, पेनेट्रेट करना, इसका काम है पेनेट्रेट करना। किसको? मदद में। तो मूल गोप जो है स्पेशली हार्ड पार्ट होता है, और मूल गोप को यहाँ पर एक दिखाया गया है, आपको देखें इसमें, ये भाग जो होता है ये मूल गोप है, ये भाग मूल गोप है, ये भाग मूल गोप है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मूल गोप एक हार्ड पार्ट है, और हार्ड पार्ट है जो ज़मीन को छेद करने में मदद करता है। ये सभी जड़ों के नीचे एकदम अपेक्स भाग में होता है, अग्रभाग में होता है। एक होता है रूट हेयर्स। यहाँ पर देखिए रूट हेयर्स, ये सब छोटे छोटे जो ये सब दिखाए गए ये सब रूट हेयर्स हैं। और ये रूट हेयर्स जो होते हैं इसका काम है जल का अवशोषण करना। ये हेयर्स होते हैं, ये कोशिकीय भाग होता है, एक ही कोशिका का लंबे लंबे भाग होते हैं छोटे छोटे, जिसका काम है प्रासरण के माध्यम से, इसी में प्रासरण के माध्यम से जल प्रवेश करते हैं। तो ये जल का अवशोषण करना रूट हेयर्स का काम है, ठीक है। जड़ का प्रकार पर आते हैं। जड़ जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ को अंग्रेजी में टैप रूट कहते हैं और अपस्थानिक जड़ को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग पहले मूसला जड़ की क्या कहते हैं अगर मूसला जड़ जो होता है ये मुख्य रूप से जो मूलांकुर से जो जड़ बनता है उसी का नाम मूसला जड़ होता है। मूल जड़ या मूलांकुर का जो भाग ज़मीन की गहराई में जाता है वो मूसला जड़ होता है। इसको तीन भाग में बांटते हैं। मूसला जड़ को देखिए, इसमें मूल जड़ तथा इसकी शाखाएं को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ मूलांकुर से विकसित होती है। अभी हम कह रहे थे मूलांकुर क्या हुआ, जो अंकुरण के समय एक भाग नीचे ज़मीन गहराई में जाता है और एक भाग ऊपर आता है, तो जो ज़मीन की ओर जाता है उसी का नाम मूलांकुर है। इसे प्राथमिक, अच्छा इसको कई भाग में बांटा है। तो मूसला जड़ को देखिए, अगर मूसला जड़ को यहाँ एक दिखाया गया है, मूसला जड़ का जो मेन भाग होता है उसको प्राथमिक कहते हैं। इसके पहली शाखा को द्वितीयक जड़ कहते हैं, इसके द्वितीयक शाखा के शाखा को तृतीयक जड़ कहते हैं, और तृतीयक शाखा के शाखा को रूटलेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रूटलेट दिखाया गया है, रूटलेट हो गया, ये है रूटलेट। इससे उसके वाले भाग को कहेंगे टर्सरी जड़ या तृतीयक जड़, इसके ऊपर वाले भाग को कहेंगे सेकेंडरी जड़, और उसके पहले वाले जड़ को कहेंगे प्राइमरी जड़। यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और रूटलेट, ऐसे भागों में इसको बांटा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि मूल रूप से है ये मूसला जड़ें हैं, उसी के शाखाएँ हैं। इस देखिए यहाँ पर लिखा है, इसे प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ तथा रूटलेट में विभाजित किया गया है। किसको? मूसला जड़ को इसमें बांटा गया है। एक होता है अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ क्या है? अपस्थानिक जड़ के विषय में लिखा गया है,
पादप के अन्य किसी भी भाग से विकसित जड़ को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। जैसे पादप के तना से, पत्ती से, संधि से, पर्वसंधि से या किसी भी भाग से, शाखाएं से अगर जड़ निकलती हैं किसी तरह से, लेकिन किससे ना निकले, मूलांकुर से नहीं निकले, मूलांकुर को छोड़कर बाकी जगह से कहीं से भी जड़ निकलती है तो उसको कहते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ अन्य कोई भी भाग से निकलता है लेकिन मूलांकुर से नहीं निकलता है। अब इसको हम थोड़ा प्रकार देखते हैं। मूसलाजड़ के रूपांतरण भी हो जाता है। तो रूपांतरण में हम लोग देखते हैं मूसलाजड़ के रूपांतरण कभी कभी भोजन संचय से, सपोर्ट से और भी कुछ कारण से या श्वसन आदि लेने के कारण से इसमें किसी तरह का रूपांतरण होता है और इस रूपांतरण को ही हम लोग कहते हैं मूसलाजड़ का रूपांतरण। तो देखते हैं मूसलाजड़ में कौन कौन सा रूपांतरण होता है। मूसलाजड़ें कुछ अतिरिक्त कार्य जैसे भोजन संग्रह, श्वसन, जनन आदि कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। इसको रूपांतरण कहते हैं मूसलाजड़ का। एग्जाम्पल में देखिए शंकुरूपी जड़, कोनिकल रूट, ये आधार पर चौड़ा होता है और क्रमशः पतला होते जाता है। जैसे गाजर में देखते हैं, गाजर का ये संरचना देखिए, यहाँ पर आधार पर चौड़ा और नीचे संकरा हो गया है ना। तो आधार पर चौड़ा है यहाँ पर और यहाँ संकरा हो गया है। ऐसे जड़ों को कहेंगे शंकुरूपी जड़ या कोनिकल जड़। तो ये इसका उदाहरण है गाजर का। गाजर कौन सा जड़ है? मूसलाजड़ है और एक उसका शंकुरूपी जड़ है, पूछा जाता है। आप अगला है तर्कुरूपी जड़। तर्कुरूपी में ये देखिए फ्यूजिफॉर्म होता है, ये स्पाइंडल के रूप में बढ़ जाता है, ऊपर नीचे पतला और बीच में मोटा। मध्य में देखिए यहाँ पर मध्य में फुला हुआ तथा ऊपर नीचे संकरा, जैसे ये ऊपर संकरा है, नीचे संकरा है और बीच में फुला हुआ रहेगा, बीच में फुला हुआ रहेगा, ये फुला हुआ भाग है। तो इसको हम लोग कहते हैं तर्कुरूपी जड़। ये होता है मूली में। ये किस में होता है? मूली में होता है। ठीक है। अब ये देखिए अगला जड़ है कुंभी रूपी जड़। कुंभी रूपी जड़ में देखिए घड़ा के रूप में जड़ हो जाता है। भोजन संचय के कारण मूसलाजड़ घड़े के आकार का हो जाता है, इसको कहते हैं कुंभी। सलजम में देखते होंगे, चुकंदर में देखते होंगे, तो चुकंदर और सलजम में इस तरह से जड़ बन जाता है, इसको कहते हैं कुंभी रूपी जड़। ये सब जड़ के रूपांतरण है, कई बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है ग्रंथिल जड़। और ग्रंथिल जड़ में क्या होता है कि कभी कभी जड़ के अंदर बीच बीच में गांठ पाई जाती है और ये खास करके दलहन जो होते हैं जैसे चना, मूंगफली, मटर, सेम, ये सब में पाया जाता है। तो उसमें गांठ जो पाई जाती है इसलिए इसका नाम है ग्रंथिल जड़। इसको कहते हैं नोडुलेटेड रूट। तो ये देखिए खास करके देखिए इसमें है लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में, लेग्यूमिनेसी माने दलहन कुल के जड़ों में छोटे छोटे ग्रंथियां या नोडुलेटेड पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रखते हैं। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसमें भी राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। यह दलहन कुल के पौधे तथा जीवाणु के बीच सहजीवी संबंध रखता है। जीवाणु और जड़ के बीच या पादप के बीच एक सहजीवी संबंध रखता है जिसमें दोनों को लाभ होता है। इस लाभ के कारण ये नाइट्रोजन उर्वरक भी बन जाता है, इसको नाइट्रेट भी मिल जाता है पेड़ पौधों को, और बैक्टीरिया को उसको आश्रय मिल जाता है और वहाँ से उसको नमी मिलता है, भोजन मिलता है, तो दोनों को लाभ होता है। ऐसे जड़ों को कहते हैं ग्रंथिल जड़। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया किस में पाया जाता है ग्रंथिल जड़। तो आपको ध्यान रखना है ग्रंथिल जड़ ये दलहन पौधों में पाया जाता है। एक पांचवा है श्वसनीय जड़। श्वसनीय जड़ या न्यूमेटोफोर जड़। तो न्यूमेटोफोर जड़ जो होते हैं ये स्पेशली एक ऐसा जड़ होता है कि जब कभी कभी समुद्री इलाके में दलदली इलाके में बिल्कुल मिट्टी दबा होता है जिससे हवा नहीं पास पाती है, तो उसके अंदर मूसला जड़ से एक ऊपर की ओर जड़ निकलती है, ऊपर की ओर ऐसे जड़ निकलती है, इस तरह का जड़ निकलती है, उस पर की ओर खड़ी खड़ी जड़ें अंदर से निकलती है, मिट्टी के उसके जो मूसला जड़ रहती है उससे निकलती है, और ऊपर में छिद्र रहता है इसमें, और छिद्र से हवा का, वायु का आदान प्रदान होता है। ऐसे जड़ों को कहा जाता है न्यूमेटोफोर जड़ या श्वसनीय जड़। ये खास करके समुद्री इलाकों वाले भागों में पाया जाता है। तो ये श्वसनीय जड़ कहाँ पर? तो ऐसे जड़ें मैंग्रोव या समुद्री भाग, दलदलीय भागों में, दलदलीय भाग के पौधों में होता है। राइजोफेरा सुंदरी, इसका देखिए उदाहरण में कई बार पूछा चुका है। राइजोफेरा सुंदरी या सुंदरबन डेल्टा में जो पाए जाते हैं ये पर, और ये सोनेरेटिया, ये सब कुछ उदाहरण है इसके।
और ऐसे कुछ रेयर केस में ये इधर नहीं पाए जाते हैं, खासकर सब समुद्री इलाकों में पाया जाता है। तो ऐसे जड़ कवि को कहा जाता है शवसनीय जड़, शवसनीय जड़। ठीक है, अब अपस्थानिक जड़ के प्रकार पर आते हैं हम लोग। अपस्थानिक जड़ जो होता है कई प्रकार के होते हैं। अब इसका भी काम है, जैसे फूड को स्टोर करने के लिए, सपोर्ट प्रदान करने के लिए या जनन करने के लिए अलग अलग रूप में बन जाता है। तो इसको एक जालिका जड़ होता है, घास वगैरह में होता है। जैसे देखते हैं कि घास वगैरह में होता है कि ये घास निकला और घास के आगे बिल्कुल ये घास है तो ऊपर 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 इसे जड़ के सामने इसे बना देता है, ये जालिका टाइप का इसे बनाता है। तो इस तरह के जड़ों को कहते हैं जालिका जड़ें। ऐसा गेहूं में भी देख सकते हैं, मकई वाला के आधार पर देख सकते हैं, जो एकदम काफ़ी ज़्यादातर घास और घास, धान, मकई, गेहूं आदि में इस तरह के जालिका जड़ें पाई जाती हैं। इसको फाइब्रस रूट कहते हैं। यह तना के आधार से निकलती है और क्या होता है, यह कभी कभी नोड से निकलता है, संधि से निकलता है और जमीन की सतह पर एकदम जालीदार संरचना बनाती है। ऐसे जड़ों कहते हैं जालिका जड़ें। ठीक है, चुस्सक जड़ें, ये कभी कभी कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल परपोषी होते हैं, जैसे अमरबेल। तो अमरबेल में क्या होता है कि ये जड़ क्या करता है कि किसी दूसरे पादप के जाइलम और फ्लोएम में अपना जड़ घुसा देता है और वहाँ से उसका भोजन पानी सब अवशोषित कर लेता है। तो ऐसे जड़ को कहा जाता है चूसक जड़, जो चूस लेता है उसका भोजन पानी को। तो ऐसे ये खास करके अमर बेल का उदाहरण है इसका। कई बार पूछा गया चूसक जड़ किस में पाया जाता है, अमर बेल में पाया जाता है। अमर बेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है परजीवी पौधा है, क्योंकि ये अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, पूरी तरह से अपने जड़ को घुसा देता है दूसरे जड़ के जाइलम और फ्लोएम में और वहाँ से उसके भोजन और पानी को सक कर लेता है। इसलिए ये अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है, इसलिए हो गया परपोषी पौधा, परजीवी जड़, परजीवी पौधा। और इस जड़ को कहेंगे चूसक जड़। अगला है आरोही जड़, जो ऊपर चढ़ने में मदद करता है, किसी को ऊपर चढ़ने में मदद करता है, ऐसे जड़ को कहते हैं क्लाइंबिंग रूट। जैसे पान, मनी प्लांट देखते होंगे दीवार वगैरह पर भी छोटा छोटा पतला पतला जड़ होता है और ये ऊपर चढ़ने में सपोर्ट करता है इसको। तो ऐसे उसी तरह से पान में भी होता है। तो ये मनी और प्लांट और पान में इस तरह के पौधे आप देखते होंगे कि आरोही जड़ होता है, इसे क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। इसी तरह से अस्तंभ जड़ एक प्रोप रूट होता है। ये बरगद में देखते होंगे कि एक ब्रांच से निकलता है, ये शाखाओं से निकलता है नीचे रस्सी की तरह, रबर में भी ऐसे होता है और ये बाद में एक पिलर की तरह खड़ा हो जाता है। तो पिलर रूट भी कह सकते हैं इसको, प्रोप रूट भी कहते हैं इसको, स्तंभ कहते हैं। ये सपोर्ट प्रदान करता है, ऐसे जड़ों को कहते हैं स्तंभ जड़। और स्तंभ जड़ के अलावा एक होता है अवस्तंभ जड़, स्टिल्ट रूट। ये मकई वगैरह में देखते हैं कि जहाँ जहाँ नोड रहता है वहाँ से कुछ जड़ें निकलती हैं, फिर ऊपर से रहता है तो यहाँ से जड़ें निकलती हैं। तो ऐसे जड़ को कहते हैं जो कि इसके नोड पर से कुछ निकल करके ताना के ऊपर भाग से निकल कर इसको सपोर्ट प्रदान करता है, ये अस्तंभ जड़ है। तो स्तंभ जड़ और अस्तंभ जड़ लगभग मिलता जुलता जड़ है, लेकिन स्तंभ जड़ थोड़ा ज़्यादा पिलर की तरह मजबूत होता है और ये छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसका नाम स्टिल्ट रूट है। इसको भी प्रोप रूट कहा सकता है, इसको इसलिए ये भी ब्रेस रूट या प्रोप रूट या स्टिल्ट रूट इसका भी नाम होता है। उदाहरण के लिए मकई और गन्ना में ऐसे जड़ देखे जाते हैं। एक आर्द्रताग्राही जड़ होता है। आर्द्रताग्राही जड़ का काम है आर्द्रता को ऑब्जर्व करना, मतलब आर्द्रता कहते हैं एटमॉस्फेयर से नमी को अवशोषित करना। इसको ऐसा जड़ का है पाया जाता है खास करके ऑर्किड में, जिसमें क्या होता है कि कुछ जड़ें हवा में लटकती रहती हैं, हवा में लटक करके उसके अंदर छिद्र होता है जिससे हवा में उपस्थित नमी को अवशोषित करता है। ऐसे जड़ों को कहा जाता है आर्द्रताग्राही जड़। इसका उदाहरण ऑर्किड आता है, ऑर्किड पूछा जाता है, याद रखना पड़ता है इसको। अगला है ट्यूबर्स जड़ या ट्यूबर्स रूट, या इसको जनन जड़ भी कहा जाता है। ये हमारे शकरकंद में पाया जाता है, ये ट्यूब की तरफ बन जाता है और कभी इसका क्या होता है, इसके अंदर एक स्पेशली कली पाई जाती है इस जड़ में, जिसको कहते हैं अपस्थानिक कली एडवेंटिटियस बड़, और इस भाग से फिर एक नया पौधा भी निकलता है। तो इस तरह से जो एक प्रकार की जनन क्रिया भी करता है और जनन क्रिया करने में सक्षम है, इसलिए इसको जनन जड़ भी कहेंगे। ट्यूबर की तरह मोटा होता है इसलिए इसको ट्यूबर जड़ भी कहते हैं। तो ट्यूबर जड़ या कंद जड़ भी कह सकते हैं, ट्यूबर को हिंदी में कंद जड़ या जनन जड़ भी कहा जा सकता है। कंद जड़ या जनन जड़ दोनों शकरकंद का उदाहरण है। ठीक है, भोजन संचय के कारण कंद बन जाता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी जड़। जड़ जब हरा रंग का हो जाए
और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता हो जाए तो ऐसे जड़ों को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी जड़। ऐसे जड़ कभी कभी देखे जाते हैं, खास करके एक इसका उदाहरण होता है गिलोय। गिलोय आप देखेंगे, गिलोय जो जड़ होता है इसका रंग हरा होता है। सिंघाड़ा की जड़ें ऐसे ही होता है। तो गिलोय या सिंघाड़ा की जड़ें जो होती है ये हरे रंग की होती है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी जड़ भी कहा जाता है या इसे फोटोसिंथेटिक जड़ भी कहा जाता है। एक होता है इपीफाइलस या पर्णमूल कह सकते हैं, या पर्ण या पत्ती जड़ कह सकते हैं। पर्णमूल, ये देखिए पर्णमूल लिखा गया है यहाँ पर। तो पत्ती मूल या पर्णमूल या इपीफाइलस या फोलियर जड़, इसको कभी कभी क्या होता है आप देखते होंगे ऐसे बहुत से ब्रायोफाइलम है जिसके पत्तियों से जड़ निकलती हैं, तो वैसे पत्तियों से निकलने वाले जड़ों को कहा जाता है इपीफाइलस या पर्णमूल जड़ें। तो इस तरह से अपस्थानिक जड़ अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग काम के लिए होते हैं। और मूसला जड़ का मुख्य काम होता है जल का अवशोषण करना और कभी कभी आर्द्रता क्या कर सकते हैं उसको शोषण ग्रहण करना या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का अवशोषण करना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम वगैरह को स्थान प्रदान करना। तो इस तरह से जड़ को मूल रूप से दो भाग में हम लोग बांटे हैं, एक हो गया मूसला जड़, एक हो गया अपस्थानिक जड़, और दोनों को हम लोग अलग अलग प्रकार को देखे हैं। ये घुमा फिरा करके आपको प्रश्न में पूछा जाता है और आप इसको रिवाइज कर लीजिए, बढ़िया से एक दो बार समझ लीजिए, चाहे तो इसका शॉर्ट नोट्स आप PDF के रूप में डाउनलोड कर लीजिए और ये काफ़ी उपयोगी है आपको। हमें लगता है, मुझे विश्वास है कि आप इससे बड़ा लाभान्वित हुए होंगे, समझ में आया होगा जड़ के प्रकार को। तो हम इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं और अगर ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो लगातार इसको वीडियो को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा प्रतिदिन के डाले जाने वाला वीडियो आपको दिखाई दे। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और ये ऐसे कुछ शिकायत हो तो कमेंट भी कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए उचित और आपकी आवश्यकता अनुसार वीडियो को बना सकें। तो आज हम समझते हैं कि आप लोग को इसे मेरे बनाया हुआ वीडियो से आपका जड़ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, और फिर हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग विदा होते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।